नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश लेकर हाजिर हूं मैं मोनिका चौहान। बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहीं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ को 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। क्या है वो सौगातें, देखिए इस रिपोर्ट में। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने 82 किलोमीटर लंबी दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल को राष्ट्र को समर्पित किया, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को एक नई दिशा देगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक और सौगात देते हुए 23 किलोमीटर लंबी मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, जो देश की सबसे तेज मेट्रो सेवा है। पीएम मोदी ने मेरठ के मोहिउद्दीनपुर में 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन। मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। पीएम मोदी ने मेरठ से चुनावी सभाओं की शुरुआत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरठ से हमारा काफी पुराना नाता रहा है। पीएम ने उद्घाटन समारोह के बाद आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जहरीली राजनीति के जरिए देश के विकास को बाधित करने का प्रयास किया। साथियों, 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत ये थी कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई, जबकि आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है। आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। पीएम मोदी ने मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की और उसमें सवार यात्रियों व छात्रों से बातचीत भी की। पीएम ने कहा कि बीते सालों में भाजपा की सरकार ने जो वैश्विक समझौते किए हैं, उससे भारत के लघु और कुटीर उद्योगों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। मेरठ के स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, कैंची और खुर्जा की क्रॉकरी, मुरादाबाद का पीतल, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी आदि से जुड़े लोगों को इसका फायदा होगा। भाजपा की प्राथमिकता देश के छोटे बड़े शहरों के सामर्थ्य को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का है। इसके अलावा अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एआई सम्मेलन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक स्तर के आयोजन को विपक्ष ने गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। और मेरठ को तमाम सौगातें देने के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 131वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में किन खास मुद्दों पर बात की, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 131वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई समिट और इसके महत्व के साथ की। पीएम मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट को बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि दुनिया में एआई के इस्तेमाल की दिशा में यह सम्मेलन बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने युवाओं के जोश और उत्साह की प्रशंसा की। समिट में मुझे वर्ल्ड लीडर्स
और टेक सीईओ से मिलने का भी अवसर मिला। एआई समिट के एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई। मैं 2 बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। समिट में इन 2 प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान किए गए पंचप्रण का जिक्र करते हुए कहा कि देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराने की दिशा में 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। कल यानी 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं, सेवा की तरह देखा। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी। अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजाजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। राजाजी उत्सव के दौरान राजगोपालाचारी जी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगेगी। ये प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी। श्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने रमजान और होली के पर्व के दौरान स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। और देश प्रदेश में अगली खबर मेरठ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर को नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो कॉरिडोर की सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सौगात को यूपी की विकास यात्रा का स्वर्णिम अध्याय बताया। देखिए ये रिपोर्ट। आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ ये अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो कॉरिडोर के शुभारंभ को नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का स्वर्णिम अध्याय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ को नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो की सौगात दी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि उपहार विकसित भारत की इस नींव को सुदृढ़ करने का मॉडल है, जिसमें भारत की ताकत दिखाई देती है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। 10 साल 11 वर्ष साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन आज 12 लेन का हाईवे एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। गौतम बुद्ध नगर जनपद में देश का जो सबसे बड़ा
एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वह लगभग तैयार हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया, उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो, यह भी हर उत्तर प्रदेश वासी की इच्छा। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी को मेट्रो ट्रेन का एक श्वेत मॉडल और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा भेंट की। वहीं मंच पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मेरठ प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर आईएसआई से जुड़े होने और आतंकी साजिश रचने का शक है। सभी से पूछताछ जारी है और जांच तेज कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। देश एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। दक्षिण से पूर्व तक सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई ने सनसनी फैला दी है। तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक चली छापेमारी में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये महज कोई स्थानीय मॉड्यूल नहीं, बल्कि इसके तार सीमाओं की पार तक जुड़े हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई और बांग्लादेश आधारित आतंकी संगठनों के इशारों पर हमले की साजिश रच रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिन पहले ही देश के अहम धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और अब ये गिरफ्तारियां कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या है पूरा मामला, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत रविवार को 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 तमिलनाडु और 2 पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किए गए। संदिग्धों में से एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। इनके पास से 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर से जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल शामिल हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट की थी। इनमें से 2 आरोपियों को उथुकुली, 3 को पलाडम और 1 आरोपी तिरुमुरुगन पोंडी से पकड़ा गया है और सभी को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये सभी फर्जी आधार कार्ड के जरिए पहचान छिपाकर तिरुपुर में गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तमिलनाडु से गिरफ्तार 6 संदिग्धों पर आतंकियों की मदद के लिए शहरों की रेकी का भी आरोप है। इसके अलावा दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाने पे भी शामिल होने का शक है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि देश के अलग अलग हिस्सों में संगठित मॉड्यूल बनाकर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। फिलहाल एजेंसियां इस साजिश के मकसद, संभावित टारगेट और विदेश से हो रही फंडिंग की गहराई से जांच कर रही है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिन के विदेश दौरे पर जापान और सिंगापुर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वो निवेशकों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। देखिए रिपोर्ट। वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठने जा रहा है। विदेशी निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी को मजबूती देने की रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार अब एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक जापान की ओर रुख कर रही है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिवसीय दौरे पर रविवार को जापान जा रहे हैं, जिस दौरे को यूपी की अर्थव्यवस्था और विकास के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सीएम योगी के दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूपी को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। सीएम योगी 23 से 26 फरवरी तक सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी का यह दौरा साल 2017 में म्यांमार यात्रा के बाद उनका पहला विदेश दौरा है। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी जापान और सिंगापुर में उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे, जिस मुलाकात में सीएम योगी प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे।
23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में सीएम योगी 25 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, तो वहीं 25 और 26 फरवरी को सीएम योगी जापान के 33 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा की खास बात यह होगी कि सीएम G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों और राउंड टेबल मीटिंग के जरिए निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे। जिन सेक्टरों पर बात हो सकती है उनमें ऑटोमोबाइल निवेश और सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी शामिल है। सीएम योगी जापान और सिंगापुर की यात्रा के जरिए ब्रांड यूपी को ग्लोबल स्तर पर मजबूत करने और मेक इन यूपी पहल के तहत बड़े औद्योगिक घरानों को प्रदेश की ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा पिछले कुछ सालों में यूपी ने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव का दावा किया है। मुख्यमंत्री का ये विदेशी दौरा वैश्विक निवेशकों के सामने इसी बदले हुए वातावरण को प्रस्तुत करने का अवसर माना जा रहा है। साथ ही निवेशकों से सीधे संवाद करना प्रदेश की प्रतिबद्धता और नीति स्थिरता का मजबूत संदेश देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट के दौरान प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजते हुए जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हिरासत सौंप दी है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में जब एक तरफ एआई तकनीक की धूम मची है, दुनिया की तमाम हस्तियां नई तकनीक और एआई के विकास मॉडल का खाका पेश कर रही हैं, उसी बीच बीते दिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का यूथ ब्रिगेड ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया। यूथ कांग्रेस की इन हरकतों पर पुलिस ने तो करारा जवाब दिया ही, साथ ही न्यायालय से भी यूथ कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। लिहाजा कोर्ट ने पुलिस की गिरफ्तारी को जायज मानते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट ने ऐसी हरकतों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खरी खोटी भी सुनाई है। एआई समिट में कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भेजा गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस कस्टडी देने का फैसला किया। पुलिस ने एआई समिट में विरोध प्रदर्शन करने पर यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शनिवार न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि के समक्ष पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्णहरि कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिंह यादव के रूप में हुई है। इतने बड़े इवेंट में जब दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हैं और ऐसे इवेंट में इस तरह की हरकतों को सही नहीं ठहराया जा सकता, लिहाजा इस मामले को लेकर जब यूथ कांग्रेस का पक्ष रखे वकील से पूछा गया तो उन्होंने पुलिस की गिरफ्तारी को राजनीतिक करार दिया। नहीं, कहना क्या है उसमें तो आउट एंड आउट देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है और एक बार नहीं कई सारी जजमेंट के बुनियाद पे उन्होंने कहा है। सेटल लॉ है, 7 साल से कम की जो सजाएं हैं उसमें आप पुलिस रिमांड दे ही नहीं सकते, चाहे जो भी अरेस्ट के कारण आपको दे। आप बोल रहे हैं कि कुछ लड़के जो है बिहार से हैं, कोई तेलंगाना, कोई कुछ है, जो भी बातें उन्होंने कही, तो भाई आपको जिले तक का नाम पता है, सारी चीजें पता है, नहीं पता मतलब आप उसको आप ले सकते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन में ले सकते हैं, उसके लिए कोई रिमांड की जरूरत नहीं है। तो ये तो आउट एंड आउट दिखता है किस तरीके से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और टारगेटिंग है गवर्नमेंट की। सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड है, उनके ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको सीधे जो करती आई है भाजपा और सरकार वही कर रही है, उसमें कुछ नया नहीं है। आरोप प्रत्यारोप और कोर्ट की दहलीज से गुजरने के बाद मामला दिल्ली पुलिस के हाथ में है। दिल्ली पुलिस को आरोपियों की जो रिमांड मिली है उससे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसका फैसला आने वाले दिनों में होना है। और एआई समिट विवाद का मामला जो है वो गहराता जा रहा है। लखनऊ में यूथ कांग्रेस के समर्थन में होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग के जरिए यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को समर्थन दिया जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। एआई समिट में जिस तरह से यूथ कांग्रेस की तरफ से बड़ा जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला था और जिसके द्वारा बड़ी संख्या में और ये कहा जा सकता है कि भारत की छवि को खराब करने की बड़ी जो कोशिश है वो की गई थी। अब लखनऊ के अलग अलग जगहों पर इस तरह की जो होर्डिंग है वो भी देखने को मिल रहे हैं। अब आखिरकार जिसे बड़ी साजिश माना जा रहा है उसको लेकर आखिरकार कांग्रेस क्या जो यहाँ पर मैसेज है वो देना चाहती है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे कांग्रेस दफ्तर है और वहाँ पर इस तरह का जो होर्डिंग है लगाया गया, इसको लेकर क्या कुछ जो संदेश दिया जा रहा है, आइए इसको जानते हैं कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ पलटवार है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आलोक अवस्थी जी, उनसे जानते हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं?
देखिए, कांग्रेस की हताशा निराशा विदेशों में तो हम देखते ही थे, श्रीमान राहुल गांधी जी करते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को बदनाम करने का जो प्रयास उनके कार्यकर्ताओं ने किया है, यह अक्षम्य है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा करी है कांग्रेस के कृत्य की, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और श्रीमान खड़गे जी ने आज तक इस कृत्य की कोई निंदा नहीं करी है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें पूरे विश्व का ध्यान एक बड़े आयोजन की तरफ था, जिसमें भारत का स्थान सबसे ऊपर माना जा रहा था। भारत के तमाम डेलीगेट्स काम कर रहे थे, तमाम विदेशों के तमाम राजनयिक इसमें थे, शामिल थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO वहाँ पर आए हुए थे। उस समय इस तरह का प्रदर्शन करने की छूट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नग्न प्रदर्शन करेंगे या कहीं पर जाकर के अपनी इज्जत को उतारेंगे, देश की इज्जत उछालेंगे। तो श्रीमान राहुल गांधी की जैसे इज्जत तार तार हो गई है, वैसे ही उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी अवस्था करके रखी है। मुझे लगता है कि पूरे देश ने निंदा करी है और कांग्रेस के कृत्य के साथ कोई भी पार्टी नहीं खड़ी है। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, यह कार्यक्रम भारत देश का था, और देश सबका होता है, प्रधानमंत्री सबका होता है। उसको अपमानित करना, देश को अपमानित करना, इससे अक्षम्य बात नहीं हो सकती है। कांग्रेस इसमें क्षमा मांगे ना मांगे, लेकिन देश ने तो उसको कह दिया कि माफ़ नहीं करेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ आलोक अवस्थी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन जिस तरह से एक तबका कांग्रेस से माफ़ी की मांग कर रहा है, क्योंकि AI समिट में जिस तरह से देश की छवि को जो ठेस है, जो नुकसान पहुंचाया गया, वहीं अब प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह की जो होर्डिंग है, उससे बड़ी संख्या में जो समर्थन है वो भी दिया जा रहा है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ मैं पूजा पांडे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। और यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। ये हैं श्री ज्ञानचंद। श्री ज्ञानचंद जी नमस्कार। इन्होंने अपना ज्ञान बढ़ाया, श्री अन्न उगाया, मान सम्मान और पैसा दोनों कमाया। श्री ज्ञानचंद जी नमस्कार। जी हाँ, आप भी अपना ज्ञान बढ़ाइए और श्री अन्न उगाइए और ज्ञान से श्री ज्ञानचंद बन जाइए। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना, पुलिस और CRPF की संयुक्त कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से सक्रिय आतंकी मॉड्यूल का सफाया करने के लिए सेना लगातार अपना अभियान चला रही है। इसी कड़ी में रविवार को सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत कार्रवाई करते हुए जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, जबकि एक आतंकी के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और छिपे आतंकी की तलाश कर रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। दरअसल सुरक्षा बलों को किश्तवाड़ के चतरू इलाके में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों की एक संयुक्त टीम बनाई गई। सुरक्षा बल पिछले 15 दिनों से लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि जैश ए मोहम्मद का प्रमुख कमांडर सैफुल्लाह बलोच भी घिरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ के चतरू के जंगलों को चारों तरफ से घेर रखा है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी सैफुल्लाह बलोच की लगातार तलाश कर रही है। आतंकियों को भागने से रोकने के लिए सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया है और आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन से उन पर नजर रखी जा रही है। और यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर
2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आजमगढ़ में सुभासपा की सामाजिक समरसता महारैली में पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। उन्होंने दावा किया कि आजमगढ़ की सभी सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। देखिए ये रिपोर्ट। और 2027 का ये चुनावी शंखनाद, ये यहाँ लोग कहते हैं तो ये 10 की सीट जीते थे तो उसमें ओम प्रकाश राजभर जितवाए थे, ये आप लोग जानते हैं। तो 10 अगर जितवाने की कुव्वत है तो हरवाने की भी कुव्वत है, और 10 एनडीए गठबंधन जीतेगा। यूपी विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोटरों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। रविवार को आजमगढ़ के अतरौलिया में भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। रैली के बाद ओम प्रकाश राजभर ने इसे 2027 का चुनावी शंखनाद बताया है। उन्होंने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। को भ्रम में डाल करके समाजवादी पार्टी के लोग, अब जैसे 1993 में पिछड़ों को आरक्षण लागू हुआ, पिछड़ों के आरक्षण का लाभ अकेले समाजवादी पार्टी के लोग लिए। अब जो नाई था, गोंड था, पाल, प्रजापति था, कश्यप था, लोहार था, राजभर था, चौहान था, निषाद बिंद के वट मल्ला था, जुल्हा दुनिया अंसारी, ये नहीं पाया कि सरकार रही समाजवादी पार्टी की तो यहाँ यूनिवर्सिटी की मांग होती थी, नहीं कर पाए, और एनडीए गठबंधन की सरकार ने यूनिवर्सिटी खोल दिया। तो हम लोग विकास चाहते हैं, जनता विकास चाहती है। ओम प्रकाश राजभर ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे खुद के अधिकार के लिए लड़ें और समाजवादी पार्टी की गुलामी ना करें। 32 साल से आपका हक लूटा जा रहा है और आप उन्हीं का साथ दे रहे हो जो तेरा हक लूट रहा है। आप उनका साथ छोड़ो। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी आयोग का गठन कर दिया है, राष्ट्रीय स्तर पे उसको लागू होने रिपोर्ट भी आ गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी, समीक्षा भी हो गई है। वो 7, 9, 11 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, ये बांट करके देने के लिए तैयारी हो रही है। दरअसल आजमगढ़ के बहाने पूर्वांचल में 2027 के चुनाव को देखते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित सहयोगी दलों के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फतेहपुर के हथगाम ब्लॉक में एआई आधारित स्मार्ट वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम ने टीकाकरण की तस्वीर बदल दी है। इस पहल से 95% बच्चों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित हुआ है, जिसके बाद बच्चों के वैक्सीनेशन में एआई के इस्तेमाल करने वाला फतेहपुर पहला जिला बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मोबाइल पर एक मैसेज और आपके बच्चे की सेहत सुरक्षित। जी हां, टीकाकरण की तारीख याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फतेहपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद याद दिला रहा है कि बच्चे को कब लगना है अगला टीका। तकनीक और प्रशासन की पहल ने जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बदल दी है, जहां आकांक्षी ब्लॉक हथगाम में एआई आधारित सिस्टम बच्चों के टीकाकरण को समयबद्ध, सटीक और प्रभावी बना रहा है और नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं। इस प्रणाली को हथगाम के महत्वाकांक्षी ब्लॉक में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह द्वारा खुद विकसित किए गए इस एआई बेस्ड स्मार्ट वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप के सफल पायलट प्रोजेक्ट ने आकांक्षी ब्लॉक हथगाम में टीकाकरण की दर को 95% तक पहुंचा दिया है। इसकी मदद से टीका लगवाने की तारीख याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र सिंह ने बताया कि एआई आधारित एप्लीकेशन को मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देने के अनुरूप विकसित किया गया है। 1 सितंबर को हथगाम में शुरू किए गए इस एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों के टीकाकरण की जानकारी माता पिता के मोबाइल, व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के जरिए 3 दिन पहले पहुंच जाती है। साथ ही आसपास के ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्रों की जानकारी भी उपलब्ध होती है। ये प्रणाली निर्धारित टीकाकरण तिथियों से पहले माताओं को स्वचालित अनुस्मारक संदेश भी भेजती है, जिससे छूटी हुई फॉलो अप जांच या जागरूकता की कमी के कारण होने वाली कमियों को दूर किया जा सके। हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक हथगांव में एक एआई बेस्ड स्मार्ट टीकाकरण सिस्टम डेवलप किया था और उसको करीब 3 महीने पहले लागू करना शुरू किया था। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं
उसमें अभी तक पिछले 3 महीने में हथगांव ब्लॉक में 1000 से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं और उसमें से 95% से ज़्यादा बच्चों का हम टाइमली वैक्सीनेशन सुनिश्चित कर पाए हैं और बाकियों का भी धीरे धीरे होके सबको किया जा रहा है। हथगांव में मिली ये सफलता सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि डिजिटल सोच से जमीनी बदलाव कैसे लाया जा सकता है। अब देखना होगा जब ये मॉडल पूरे जिले में लागू होगा तो कितने और बच्चों की सेहत को समय पर सुरक्षा मिल पाएगी। फिलहाल फतेहपुर से निकली ये पहल डिजिटल उत्तर प्रदेश की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। और देश प्रदेश में फिलहाल आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।